मछली पकड़ने के दौरान एक आदमी के साथ एक अजीब घटना होती है। बर्फ पर दूर एक चीज से तेज रोशनी चमक रही थी। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि ये एक बहुत बड़ी सोने की अंगूठी है। यहाँ पर इंसान का हाथ क्या कर रहा है ये जानने के लिए वो बर्फ तोड़ने लगता है। पल भर में ही पानी से एक लाश बाहर निकलती है। तभी उसकी नजर पास में रखे एक काले बक्से पर पड़ती है। वो ये देखने का फैसला करता है कि बक्से के अंदर क्या है। नोटों से भरा बक्सा देखकर ईथन हैरान रह जाता है। वो जांचने के लिए एक नोट उठाता है। वो देखता है कि इन नोटों के नंबर सीरियल में नहीं है और इनका बैंक से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तभी उसकी नजर पानी पर पड़ती है और उसे और भी अजीब नजारा दिखाई देता है। झील के नीचे एक हवाई जहाज डूबा हुआ था। ऐसा लगता है कि ये लाशें और कैश उसी हवाई जहाज से निकले हैं। अपने ठिकाने पर लौटने के बाद ईथन कैश को देखकर दुविधा में पड़ जाता है। इतनी सारी दौलत को वो कैसे खर्च करेगा। कुछ देर सोचने के बाद वो शहर लौटकर एक पुरानी कार खरीदने का फैसला करता है। पुरानी कार की बात करें तो एक बूढ़े आदमी की गाड़ी बर्फीली सड़क पर फंसी हुई थी। महिला पुलिस अफसर एनी उस गाड़ी को वहां से हटाने का सोच रही थी। जब ईथन वहां से गुजरता है तो एनी को शक होता है कि वो अवैध शिकार करता है, इसलिए वो उससे पूछती है। एनी फौरन ईथन को हिरासत में ले लेती है, लेकिन तभी वहां एक गहरे रंग की एसयूवी कार आकर रुकती है। कार से 4 आदमी बाहर निकलते हैं जो देखने में बिल्कुल भी शरीफ नहीं लग रहे थे और यहीं से इस क्राइम थ्रिलर फिल्म कोल्ड चेस की कहानी शुरू होती है। कुछ गुंडों के एक ग्रुप ने लास वेगास के एक खुफिया जुए के अड्डे को लूट लिया था और कसिनो के अंदर मौजूद सभी लोगों को जान से मार दिया था। अपने खुफिया ठिकाने पर लौटने के बाद उनके लीडर रॉबर्ट ने सभी लोगों को अलग अलग छिप जाने का आदेश दिया। वो किसी को पैसे ठिकाने लगाने के लिए भेजेगा और बाद में सबका हिस्सा बांटेगा। उसने एक बक्से में एक ट्रैकिंग डिवाइस भी लगा दिया था, लेकिन जिस हवाई जहाज से कैश ले जाया जा रहा था वो बर्फीले तूफान में फंस गया और बिजली गिरने के बाद एक झील में जा गिरा। 5 महीने बीत गए। झील की बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी और ट्रैकिंग डिवाइस वाला बक्सा पानी की सतह पर आ गया। ठीक इसी समय वे अपराधी फिर से इकट्ठा हो गए। हवाई जहाज के क्रैश होने से पहले की आखिरी लोकेशन के आधार पर वे झील के किनारे पहुंच गए, लेकिन पानी में जाने की वजह से शायद ट्रैकर खराब हो गया था, इसलिए उन्हें कोई नया सिग्नल नहीं मिल रहा था। बाद में ईथन को गलती से वो बक्सा मिल गया और उसने उसे पानी से बाहर निकाल लिया। तभी जाकर उन्हें ट्रैकर का सिग्नल मिला। उस सिग्नल का पीछा करते हुए वे सफलतापूर्वक ईथन तक पहुंच गए। कैश का सिर्फ एक बक्सा देखकर रॉबर्ट ने फौरन बाकी कैश के बारे में पूछा, लेकिन एनी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। रॉबर्ट उसे नुकसान पहुंचाने वाला था कि ईथन अचानक दौड़कर आता है और उसे धक्का दे देता है, लेकिन ईथन के दोनों हाथ बंधे हुए थे, इसलिए वो आगे कुछ नहीं कर पाया। रॉबर्ट फौरन उठता है और उस पर बंदूक तान देता है। ठीक उसी पल कार में फंसा वो बूढ़ा आदमी उन लोगों पर गोलियां चलाने लगता है। इस गोलीबारी का फायदा उठाकर ईथन फौरन छिप जाता है। एनी अपनी पिस्तौल निकालती है और गाड़ी स्टार्ट करके भागने की सोचती है, लेकिन मार्क उसे ऐसा नहीं करने देता। वो लगातार गोलियां चलाता रहता है। गोली चलाते चलाते वो फुर्ती से गाड़ी के पीछे जाता है और गोली मारकर बूढ़े आदमी की जान ले लेता है। इसी मौके का फायदा उठाकर एनी पुलिस की गाड़ी स्टार्ट कर लेती है, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस की गाड़ी और बूढ़े आदमी की कार अभी भी एक दूसरे से जुड़ी हुई थी और ऊपर से बर्फ भी बहुत चिकनी थी। ये देखकर ईथन जल्दी से आगे बढ़ता है और जंजीर खोल देता है। इसके बाद एनी अचानक गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देती है और ईथन गाड़ी में चढ़ जाता है। मार्क ये देखकर बिना किसी झिझक के गाड़ी पर कूद जाता है। काफी जोरदार हाथापाई के बाद आखिरकार वो कैश का बक्सा वापस छीनने में कामयाब हो जाता है। इसके बाद ईथन उसे एक लात मारकर गाड़ी से नीचे गिरा देता है। बक्सा भी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरता है। मार्क जल्दी से उठता है और पीछा करता है, लेकिन आखिर में पकड़ नहीं पाता क्योंकि रॉबर्ट ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, इसलिए उसे कोई चोट नहीं आई थी। इस गोलीबारी में सिर्फ बूढ़े आदमी की जान गई थी। गाड़ी का टायर गोली लगने से पंक्चर हो गया था, इसलिए उन्हें पहले स्पेयर टायर लगाना पड़ा। एनी का साथी हालात के बारे में शेरिफ को बताता है। शेरिफ एनी को पास के पुलिस स्टेशन जाने का आदेश देती है और कहती है कि वो सपोर्ट टीम के साथ जल्द ही मौके पर पहुंचेगी, लेकिन गाड़ी के इंजन में अचानक कोई खराबी आ जाती है और वो बिल्कुल स्टार्ट नहीं होती। एनी पैदल ही पुलिस स्टेशन की ओर जाने का फैसला करती है और ईथन की रस्सियां खोल देती है क्योंकि आगे पतली बर्फ का इलाका था जहां बर्फ की परत काफी कमजोर थी। दोनों बर्फ पर पड़ने वाले दबाव को कम करने के लिए एक दूसरे से ज्यादा दूरी बनाए रखते हैं और बर्फ के गड्ढे में गिरने से बचने के लिए एक दूसरे को रस्सी से बांध लेते हैं। ईथन को यह भी पता चलता है कि एनी की बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी है। अगर वे पकड़े गए तो उनका बचना नामुमकिन था। कुछ ही देर में रॉबर्ट जल्द ही वहां पहुंच जाता है। पुलिस की गाड़ी को खाली देखने के बाद रॉबर्ट दूरबीन उठाकर ध्यान से देखता है। उसकी नजर ईथन और एनी पर पड़ती है जो जमी हुई झील पर आगे बढ़ रहे थे। वो फौरन बिली को गाड़ी स्टार्ट करने के लिए कहता है, लेकिन उनकी गाड़ी बर्फ में फंस जाती है। बिली जबरदस्ती गाड़ी निकालने की कोशिश करता है जिससे बर्फ पूरी तरह टूट जाती है। ड्राइवर की सीट वाली तरफ से गाड़ी धीरे धीरे झुकने लगती है और अंदर पानी भरने लगता है। बिली भागने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा अटक जाता है। जैक फौरन अपनी बेल्ट खोलता है और रॉबर्ट और मैरी को उसे पीछे से खींचने के लिए कहता है। तीनों मिलकर बिली को बाहर निकाल लेते हैं। इससे हमें यह भी पता चलता है कि ये अपराधियों का गैंग टीम वर्क और दोस्ती को बहुत अहमियत देता है। थोड़ी ही देर में उनका साथी टेरी भी वहां आ जाता है। उसकी गाड़ी में एक स्नोमोबाइल भी रखी थी। गाड़ी के दोबारा फंसने के डर से रॉबर्ट उसे स्नोमोबाइल से उनका पीछा करने के लिए कहता है और खुद बाकी लोगों के साथ झील के किनारे से चक्कर लगाकर जाता है। इस समय तक ईथन और एनी पतली बर्फ वाले इलाके में पहुंच चुके थे। उन्हें एहसास होता है कि बर्फ की परत बहुत कमजोर हो गई है। ऐसे में पुलिस स्टेशन तक जाना अब मुमकिन नहीं था, लेकिन ईथन का ठिकाना वहां से ज्यादा पास था। उस ठिकाने के अंदर शिकार करने का कुछ सामान भी रखा हुआ था। दोनों फौरन बिना देर किए ठिकाने की ओर भागने लगते हैं।
आखिरकार वे बड़ी मुश्किल से किनारे पर पहुंच जाते हैं। ईथन तेजी से अपने ठिकाने पर पहुंचता है और अपना तीरकमान तैयार कर लेता है। इसके बाद वो झील के किनारे जानवरों को पकड़ने वाले जाल बिछा देता है। ठीक उसी समय टेरी स्नोमोबाइल चलाता हुआ पतली बर्फ वाले इलाके में पहुंच जाता है। अपनी बंदूक के स्कोप से वो ईथन को जाल बिछाते हुए देख लेता है। वो फौरन स्नोमोबाइल स्टार्ट करके पूरी रफ्तार से आगे बढ़ता है। जब ईथन उसकी रेंज में आ जाता है तो वो तेजी से ट्रिगर दबाकर गोली चला देता है। टेरी जल्दी से उठकर अपनी बंदूक उठाने जाता है, लेकिन तभी ईथन का चलाया हुआ एक तीर उसकी जांग में जा लगता है। पल भर में ही ईथन अपना लंबा धनुष लेकर उस पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जानलेवा लड़ाई शुरू हो जाती है। एक माहिर फाइटर होने की वजह से टेरी की करीब से लड़ने की काबिलियत बहुत जबरदस्त थी। कुछ ही देर में वो ईथन को पीछे धकेलते हुए बर्फ पर ले जाता है। बर्फ उनका वजन सह नहीं पाती और टूट जाती है। ईथन झील में गिर जाता है। टेरी मुड़कर अपनी बंदूक उठाता है और पानी की सतह पर लगातार गोलियां चलाने लगता है। साथ ही वो ईथन का पता लगाने की पूरी कोशिश करता है। हम देख सकते हैं कि इस समय ईथन ने उस टूटे हुए तीर को कसकर पकड़ रखा है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।